तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रीनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स ऑफ रीनल सिस्टम में पहला आता है हमारा विल्म्स ट्यूमर, दूसरा आता है एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विल्म्स ट्यूमर के बारे में। इसको हम जो विल्म्स ट्यूमर है उसको हम नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से भी जानते हैं। साथ में ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, यानी कि नेफ्रोब्लास्टोमा क्या होता है, बेसिकली ट्यूमर ऑफ किडनी इन चाइल्ड। तो जो ट्यूमर बन जाता है चाइल्ड की किडनी में, उसी को हम बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर होता है वो बच्चों में कौन सा होता है। तो सबसे पहला है कि मोस्ट कॉमन जो है वो है ALL। ठीक है, ALL है। सेकंड है मेडुलोब्लास्टोमा, दैट इज़ फ्रॉम ब्रेन। एंड थर्ड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो है हमारा नेफ्रोब्लास्टोमा, जिसको हम विल्म्स ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेफ्रोब्लास्टोमा, नेफ्रो से पता चल रहा है किडनी से रिलेटेड है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो है हमारा ALL, फिर है हमारा ब्रेन का ट्यूमर, फिर है हमारा किडनी का ट्यूमर। तो बच्चों में इस तरीके से सीरीज़ है मोस्ट कॉमन ट्यूमर की। उसके बाद मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो उसमें मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा। तो जो सबसे पहला मैलिग्नेंट ट्यूमर जो मोस्ट कॉमन है, मेटास्टेसिस जो फर्स्ट होता है वो होता है लंग्स में, देन होता है लीवर में। ठीक है, जो सबसे पहला मैलिग्नेंट ट्यूमर का मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा लंग्स में, देन लीवर में। तो किसकी वजह से होता है, तो बेसिकली ये होता है 11th और 13th क्रोमोसोम नंबर में क्या आ जाता है, वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे 11 नंबर को, सेकंड प्रायोरिटी जाएगी 13 नंबर को। यानी 11वें और 13वें नंबर में कोई भी चेंज होगा या फिर कुछ भी कमी होगी तो उसकी वजह से हो सकता है। तो क्या ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो QT1 जीन होता है और WT1 जीन होता है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेशन ऑफ नेफ्रॉन ग्रोथ। तो बेसिकली ये जीन क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। जो QT1 जीन है और WT1 जीन है, ये कौन से जीन है, ये है 11th नंबर का जीन और ये है 13th नंबर का जीन। तो जो 11 नंबर का जीन है और 13 नंबर का जीन है वो क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ नेफ्रॉन देखने को मिलता है। तो जो 11th और 13 नंबर के जो जीन्स हैं उनका काम होता है कि वो नेफ्रॉन्स के ग्रोथ को सप्रेस करें। ठीक है, एक्सेसिव ना होने दें, उनको एक नॉर्मल अमाउंट में रखें कि अगर 10 चाहिए तो 10 रहें, 10 से 20 ना हो। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम ही होता है कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ नेफ्रॉन को कंट्रोल करना। लेकिन जब ये जीन एब्सेंट हो जाएगा तो हमें एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है नेफ्रॉन्स में। तो ये क्या कॉज करता है, विल्म्स ट्यूमर, इसी को बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा में क्या हो जाता है, बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, 11th और 13th नंबर का जो जीन है वो एब्सेंट हो जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नेफ्रॉन के एक्सेसिव ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, इसी से नेफ्रोब्लास्टोमा होगा। अब अगर बात करें तो ये तो था जेनेटिक। ठीक है, तो अभी हमने बोला कि जो विल्म्स ट्यूमर है वो क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। जब हमें पता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो इसका कॉज जेनेटिक होगा। एक्सटर्नल फैक्टर तो कुछ एक्ट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि जेनेटिक ही था। ठीक है, जीन्स को तो हम जाके मॉडिफाई नहीं कर रहे ना वहाँ पे कि चलो नया जीन बना देते हैं। तो इसका कॉज था जेनेटिक। उसके बाद साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, सबसे पहला तो देखने को मिलेगा एब्डोमिनल मास, मोस्ट कॉमन जो है वो एब्डोमिनल मास देखने को मिलेगा, देन स्वेलिंग, देन रेडनेस, वार्मथ एंड हेमेटूरिया। तो हमें ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। अगर मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम आए तो एब्डोमिनल मास पे टिक करना है। अगर इन चारों में से भी कोई आ जाए तो पहली प्रायोरिटी जाएगी एब्डोमिनल मास को। तो नेफ्रोब्लास्टोमा में सबसे मोस्ट कॉमन है एब्डोमिनल मास। उसके बाद आपको वहाँ पे स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है, मास बढ़ा हुआ है। ठीक है, स्वेलिंग देखने को मिल रही है। अब स्वेलिंग है तो रेडनेस भी होगा ही, वो एरिया वार्मथ रहेगा पूरा, हेमेटूरिया देखने को मिलेगा। तो ये थे कि साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद ग्रेडिंग की बात करें, विल्म्स ट्यूमर की ग्रेडिंग भी होती है। तो इसको 4 स्टेजेस में ग्रेड कर रखा है। ठीक है, इसके 4 स्टेजेस हैं, नहीं 5 स्टेजेस हैं बेसिकली। इस पिक्चर में 4 स्टेज है। तो आप देख सकते हो पहले ट्यूमर कहाँ था, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ
और जो बाकी के नियर बाई ऑर्गन्स हैं वहाँ पे भी जाने लगेगा। ऐसे करके विल्म्स ट्यूमर फैलता है। तो ग्रेड 1 की बात करें तो ये लोकल पार्ट ऑफ किडनी में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। एक किडनी में यहाँ पे ऐसे ही अंदर की साइड में ये ग्रेड 1 है, इन्वॉल्व है। तो इसका मैनेजमेंट क्या है? कंप्लीट नेफ्रेक्टमी, बेसिकली वो एरिया पूरा गायब कर दो, ये इसकी सर्जरी है। जो ग्रेड 2 की बात करें तो ग्रेड 2 में जो ट्यूमर है वो होल वन साइड ऑफ किडनी में रहता है। अब ये पूरी एक साइड की किडनी में फैलता हुआ आपको दिख रहा है ग्रेड 2 में, ठीक है। इसका भी प्रोसीजर क्या है कि आप कर दो कंप्लीट नेफ्रेक्टमी, उड़ा दो यहाँ से पूरा किडनी का उतना पोर्शन जितने में मेटास्टेसिस आपको देखने को मिल रहा है, ट्यूमर देखने को मिल रहा है। थर्ड स्टेज में क्या है? ट्यूमर इन सराउंडिंग लिम्फ नोड एंड किडनी। अब जो ट्यूमर है वो सराउंडिंग किडनी की सराउंडिंग्स लिम्फ नोड इन सब में भी आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आप करोगे क्या? नेफ्रेक्टमी कर दोगे सीधे, ठीक है, रेडिकल्स नेफ्रेक्टमी। उसके बाद ग्रेड 4 में क्या है? मेटास्टेसिस स्टार्ट फ्रॉम लंग एंड लीवर। अब ये किडनी में तो मेटास्टेसिस आपको देखने को मिल ही रहा था, अब साथ में क्या हो जाएगा? बाकी के जो ऑर्गन हैं जैसे कि लीवर हो गया, लंग्स हो गया, वहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्यूमर देखने को मिलेगा। तो स्टेज 4 में बेसिकली क्या है? वो अदर ऑर्गन्स तक फैलना शुरू कर दिया है। उसके बाद मेटास्टेसिस लंग्स और लीवर तक देखने को मिल गया हमें। तो इसका प्रोसीजर क्या है? रेडिकल नेफ्रेक्टमी प्लस न्यूमोनेक्टमी, ठीक है। जो ग्रेड 5 है, अब ग्रेड 5 में क्या है? ट्यूमर अभी तक एक किडनी में था, सराउंडिंग में गया, अब क्या हो जाएगा? दोनों किडनी में हो जाएगा। अभी तक एक किडनी खराब थी, उसको हम रिमूव कर रहे थे, अब क्या है? दोनों किडनी खराब हो जाएंगी। तो इसमें क्या करेंगे हम? बायलैटरल नेफ्रेक्टमी, यानी कि दोनों किडनी से वो ट्यूमर रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि हम क्या करेंगे? पाल्पेशन एंड रिनल बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है विल्म्स ट्यूमर में। यहाँ पे विल्म्स ट्यूमर बना हुआ है, अब आपको यहाँ से बायोप्सी नहीं लेनी है और ना ही तो इसको पाल्पेट करना है। ऐसा क्यों? ताकि जो ट्यूमर है वो रप्चर ना हो जाए। अगर वो फट गया तो आगे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी विल्म्स ट्यूमर में हम क्या नहीं करते हैं? रिनल बायोप्सी और पाल्पेशन नहीं करते हैं। अगर आपको डायग्नोसिस करना ही है, कंफर्म करना है कि हाँ ये विल्म्स ट्यूमर है, तो आप एब्डोमिनल यूएसजी करो, अल्ट्रासाउंड करो, ठीक है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। इससे कंफर्म आपको हो जाएगा कि हाँ इधर विल्म्स ट्यूमर है या नहीं है। उसके बाद अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला है कीमोथेरेपी, दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी इसका मैनेजमेंट है। सेकंड डिजीज़ की बात करें तो वो है एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, ठीक है। अब एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम एक बारी और विल्म्स ट्यूमर को समराइज़ कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा विल्म्स ट्यूमर का दूसरा मोस्ट कॉमन नेम क्या है, जिस नाम से हम जानते हैं वो है नेफ्रोब्लास्टोमा, ठीक है। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि नेफ्रोब्लास्टोमा तो कहते हैं लेकिन ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, जो कि किस में होता है? बच्चों में होता है, और ये किडनी का डिसऑर्डर है, ठीक है। ये एक थर्ड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि बच्चों में देखा जाता है। इसकी 5 स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। पहली स्टेज में क्या है कि उससे पहले कॉज देखते हैं। कॉज क्या है? क्रोमोसोम 11 और 13 क्या हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं, जिनका काम क्या होता है? सप्रेस करना होता है नेफ्रॉन की ग्रोथ को। नेफ्रॉन की अब क्योंकि दोनों ही 11 और 13 क्रोमोसोम एब्सेंट हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ नेफ्रॉन देखने को मिलता है और उसी को बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बढ़ते ही चला जाता है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, और कोई भी एक्सेसिव ग्रोथ ट्यूमर या कैंसर का कॉज होती ही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर साइन एंड सिम्टम की बात करें तो मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम एब्डोमिनल मास है। बाकी के बाद में 4 आते हैं, डेट इज स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मथ एंड हेमेट्यूरिया, ये देखने को मिलता है। ग्रेडिंग की बात करें तो 5 ग्रेड्स में डिवाइडेड है। पहला ग्रेड जो है लोकल पार्ट ऑफ किडनी में देखने को मिलता है। सेकंड ग्रेड में जो ट्यूमर है वो एक पूरी किडनी में देखने को मिलेगा। थर्ड ग्रेड में जो ट्यूमर है वो लिम्फ नोड, किडनी में तो है ही, साथ में जो लिम्फ नोड है
किडनी के सराउंडिंग में उसमें देखने को मिलेगा। 4th ग्रेड में क्या होगा कि अब वो अपनी जगह छोड़ देगा और किडनी के अलावा लंग्स और लीवर में भी फैलना शुरू हो जाएगा। लंग्स और लीवर में फैल गया। अब ग्रेड 5 आता है। ग्रेड 5 में क्या है, अभी तक तो एक किडनी और अदर ऑर्गन थे, अब साथ में क्या हो गया, दूसरी किडनी भी इन्वॉल्व हो गई। तो ये थे हमारे 5 ग्रेड्स, ठीक है, ट्यूमर के, विल्म्स ट्यूमर के। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो कभी भी हमें पाल्पेशन और रीनल बायोप्सी नहीं करनी है। हमें क्या करना है, एब्डोमिनल यूएसजी करना है। कीमो और मैनेजमेंट की बात करें तो कीमोथेरेपी चलाओगे और साथ में रेडिएशन थेरेपी चलाओगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा विल्म्स ट्यूमर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।